StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते। बस एक दो दिन पहले ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी है, विच इज एक्चुअली वेरी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, बिकॉज पाकिस्तान में ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। मिड ऑफ 2023 में पाकिस्तानी डेट वाज अराउंड 270 बिलियन यूएसडी। और अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस की, ये तो आपको पता ही है दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान में देयर इज हर जगह से कह सकते हैं कि आज़ादी की गूंज आ रही है, फ्रॉम पश्तून टू बलूचिस्तान टू सिंध। हर जगह से ही आज़ादी या सेसेशनिस्ट की एक डिमांड है फ्रॉम all these areas of Pakistan. And at this point of time, not having a government is really bad news. Now, of course, is chaos mein the most biggest beneficiary is the terrorist groups of Pakistan, and they are suddenly becoming very active. और यहीं पे question आता है कि what is the current status of Pakistan's nuclear arsenal? Because this is a matter of worry when it comes to not only the region but also internationally. And आज यही हम डिस्कस करने वाले, but before I go to the discussion, I want to start with a story which is basically of the 1999 4th जुलाई की बात है. So उस समय पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को कॉल किया था और कहा था कि इंडिया इज बेसिकली बोम्बार्डिंग आवर मिलिट्री इन कारगिल एंड डिक्लेयर अ सीज फायर, पीस के लिए आप कॉल आउट करिए. तो बिल क्लिंटन ने कहा था, सबसे पहले बोला कि किया क्यों ऐसा. तो ये सब बातें हो रही थी. तो उस समय पे नवाज शरीफ ने कहा कि भैया अगर आप पीस नहीं डिक्लेयर करोगे तो माई गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉल, एंड यू नेवर नो कि पाकिस्तान में जो अगला गवर्नमेंट होगा वो कोई डिक्टेटर होगा जिसके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं. उस समय पे बिल क्लिंटन ने कहा था कि आर यू ट्राइंग टू थ्रेटन मी, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू गो फॉर द न्यूक्लियर ऑप्शन. तो उस समय नवाज शरीफ ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, आई जस्ट वॉन्ट दैट पीस इज प्रिवेल्ड इन द रीजन. एनीवे, तो स्टोरी का हम यहाँ से अगर स्टार्ट लेते हैं तो उस समय में यूएस ने कभी सीरियसली नहीं लिया था अबाउट पाकिस्तान न्यूक्लियर एबिलिटी, बिकॉज इट वाज अ फ्लेजिंग स्टेट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स अगर हम देखा जाए 1999 में. बट आज की बात कुछ एब्सोल्युटली डिफरेंट है. नाउ starting from the Obama period, the US government has awakened to the question of Pakistan's nuclear arsenal. एंड सबसे बड़ा डर है कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लग जाता है तो इट्स अ रियली बैड न्यूज फॉर द रीजन एंड इंटरनेशनली. सो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस सिक्योरिटी बोथ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म would be the possibility of a terrorist organization obtaining a nuclear weapon. ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, बट अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर में ऐसे बहुत कम ही कंट्रीज हैं जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी है और वो कंट्री न्यूक्लियर भी है. सो अगर इफ यू जस्ट शॉर्ट लिस्ट इट, यू विल ऑब्वियसली कम डाउन टू द नेम पाकिस्तान, जहां पे ये दोनों चीजें हैं, दैट इज अ न्यूक्लियर कंट्री एज वेल एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो ओबामा पीरियड से ये जो डर आता है कि पाकिस्तान में how much control does the military actually have on the nuclear arsenal and how secure are the nuclear arsenal? That has always been a matter of worry. To the statement by President Obama, the Pakistani military actually responds and says that of all the things in the world to worry about, the issue you should worry about the least is the safety of our nuclear program. You must trust us that we have maximum and impenetrable security. No one with ill intent can get near our strategic assets. Now, this statement has really not assured US. Neither has it given any kind of assurances to any country. And the reason behind it is that the kind of arsenal or the number of nuke heads is something that nobody is sure of. Even the top military leaders of US, they are not sure कि कितना आर्सेनल है यूएस के पास और कहाँ रखा है पाकिस्तान ने. So if we talk about the numbers,
तो अगर मैं 3 सोर्सेज से नंबर्स बोल रही हूँ, तो एक है सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन विच हैज सेड दैट पाकिस्तान हैज अराउंड 164 प्लस आर्सेनल्स। सिप्री के रिपोर्ट में अराउंड 175 प्लस आर्सेनल्स हैं। अलॉन्ग विथ बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की अगर रिपोर्ट देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि अराउंड 160 प्लस न्यूक्लियर हेड्स हैं पाकिस्तान के पास। सो नंबर्स आर बेसिकली वेरिंग फ्रॉम 160 टू 175, बट दिस नंबर्स आर ऑफ 2021। सो अगर देखा जाए तो 2 साल में हो सकता है दे हैव ऑलमोस्ट टच 200 और दे आर cross 200, but the numbers are all guesswork. Nobody really has the exact number or where they are located, and this is what the exact worry is. अगर हम देखते हैं यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू, तो यूएस के जो लीडरशिप है या मिलिट्री लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे जो 2 चीज़ पे डर है यूएस का, एक है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में आ जाए और उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट यूज हो। दूसरा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यही न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक हेड्स को बेच दे ईरान को, जिससे कि द इंटायर रीजन बिकम्स डिस्टेबलाइज्ड। इसके वजह से यूएस का they have already gone ahead with something that they call as over the horizon operation. Now this is as per the Leiber Institute, even Brookings Institute ने इस पे काम किया हुआ है, and it says that कि ये over the horizon possibility operation जो है, it is basically keeping an eye out on the terrorist organizations through the drones and the unmanned aerial vehicles, the UAVs. And US कह रहा है कि at every point of time, at wherever there is movement towards the nuke heads or the expected locations of nuke heads, immediately the drones are going to take decisions. Now, of course, there is a lot of loopholes in it. सबसे पहला लूपहोल तो यही है कि अगर यूएस को पता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहाँ पे है, so why isn't यूएस taking more boots on ground approach? ये ड्रोन से how much are they really going to take action और कितना fast action लेंगे? This is something that there's a complete gray zone in this operation. The second thing is कि how do they recognize that terrorist movement हो रही है towards the nuke head location? So this are a lot of gray zones are there when we talk about this operation. How fast is it going to be? Is it really effective or not? Is still yet to be seen. But US is talking about this as an operation towards managing the possibility of managing the Pakistani nuke heads, either being stolen or taken by force by the terrorist organizations of Pakistan. अब आते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में. अब इंडिया को ये डर है कि ये ना चोरी होने वाली है, ना ही कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय फोर्स लेने वाली है. जो होने वाला है ऑब्वियस जो ऑप्शन है वो है कि पाकिस्तानी मिलिट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये दे देने वाली है, एंड उसके बाद जो होने वाला है दे आर गोइंग टू से कि नहीं हमारी गलती नहीं, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गलती है. दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान हैज ऑलवेज डन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया सेड इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज सेड दैट हमें तो नहीं पता, हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं है, हमारे सॉइल में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होता है, बट वी ऑल नो that the Pakistani military is the one that is funding, that is training these organizations. So somewhere or the other, India is worried that it is going to be the military who is going to give that technology or the nuke heads to the terrorist organization. Now, there is of course a report by Group Captain Srivastav who has said that it is, when we talk about nuke heads, there are 4 stages of safety. He says that ऐसा नहीं है कि एक न्यूक हेड उठाया और जेम्स बॉन्ड की मूवी की तरह बस को एक कोड दिया और वो ब्लास्ट ऑफ कर देता है. इट इज़ नॉट अ जेम्स बॉन्ड मूवी. देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ सेफ्टी, और ये हर न्यूक हेड में होता है, हर न्यूक्लियर वेपन में ये रहता है. तो पहला है ऑफ कोर्स दी इनिशियल स्टेज जहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लाइन देनी पड़ती है, कहीं पे कोड्स होता है, बट दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट लेवल. उसके बाद आपको प्री डिटर्मिनेंट लोकेशन डालना पड़ता है. यू ऑल्सो नीड अ सोर्स कोड, बट द फाइनल स्टेज इज यू ऑल्सो नीड अ लॉन्च प्लेटफॉर्म. इट कैन नॉट बी लॉन्च थ्रू अ स्पीडिंग कार, और इट कैन नॉट बी लॉन्च थ्रू अ नॉर्मल प्लेस. आपको एक लॉन्च प्लेटफॉर्म चाहिए ना. इसका मतलब ही है दैट ये जो प्लेटफॉर्म है, somebody has to give it to the terrorist, even if they have the nuclear source codes and all of these, सब कुछ है उनके पास, but platform किसी को देना पड़ेगा या उनको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी कि ऐसा बनाओ.
तो यहाँ पे ही argues that it is definitely going to be, therefore, the military, that's the Pakistani military, is going to give that support to the terrorist organization, and that is the biggest fear. Now, India is aware of this, and this is something that India has been talking about कि भैया state sponsored terrorism को रोका जाए, वरना this is actually moving towards that direction. But international community, as usual, is ignoring it. तो यहाँ पे इंडिया के पास एक्चुअली अगर देखा जाए तो बचे हैं दो रास्ते. एक है कि इंडिया को एक ग्लोबल नरेटिव स्टार्ट करनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस के अंडर रखा जाए. अब कैसे रखा जाएगा? पाकिस्तान आज के दिन कहीं बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग IMF से लोन ले रहा है, इंटरनेशनल लोन ले रहा है टू एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इंडिया का एक ऑप्शन है यहाँ पे कि इंडिया ये बोले कि IMF का जो लोन है पाकिस्तान के पास जो जाने वाला है, वहां पे कंडीशनैलिटी लगा दी जाए कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट है उसको इंटरनेशनल गवर्नेंस के अंदर लेके आया जाए, उसी के बाद लोन दिया जाए टू पाकिस्तान. So this is a possibility that India can actually look into, that putting the the Pakistani nuclear arsenal under international governance as part of condition of an international loan. Second, of course, India can revoke the NFU as no first use policy. तो इंडिया has always gone for a no first use policy, क्योंकि इंडिया मानता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेटरेंस के लिए यूज होता है, दैट इज डराने के लिए यूज है, ना कि एक्चुअल यूज के लिए होता है. इंडिया हमेशा ये कहा है कि न्यूक्लियर वेपन का रहना इज अ सिंबल ऑफ पावर, नॉट फॉर यूज. बट पाकिस्तान डज नॉट हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. पाकिस्तान ने हमेशा बोला है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है NFU को एज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी रखा जाए. बट इंडिया ने हमेशा NFU पे काफी फोकस रखा है, बिकॉज इंडिया ने कहा है कि NFU, दैट इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इज बेसिकली टू इंडिकेट टू अदर कंट्रीज कि हम एक पीसफुल कंट्री, हम एक रैशनल कंट्री हैं. बट आज के दिन ये जो एक sentiment है about rationality, we have to change it, because we are not dealing with another rational country. We are dealing with a country that is on the cusp of collapse. We are dealing with a country जहाँ पे terrorism या terrorist organization का एक rise हो रहा है, and we never know कि what is the combination that's going to happen between the Pakistani military and the terrorist organization. तो यहाँ पे NFU एज अ पॉलिसी इंडिया को अबैंडन करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान. एंड दिस इज समथिंग दैट इंडिया हैज टू कंसिडर वेरी सीरियसली कि can we do we have that strategic depth or that strategic space जहाँ पे हम ये डिसीजन ले कि अभी इतने chaos में भी हम NFU को होल्ड करें. बिकॉज लॉजिकली NFU होल्ड करना वुड बी बेसिकली, अगेन वही बात हो रही है कि हम लोग यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो chaos हो रहा है, वी आर गोइंग टू टेक इट व्हेन दैट हैपेंस. सो at this point of time it seems logical that India should revoke NFU and have an option कि अगर इंडिया को लगता है at any point of time कोई भी इंटेलिजेंस आ रहा है या कोई भी ऐसा मूव दिख रहा है जहाँ पे the terrorist organization seems to be making advances towards India's national interest, India can go for a threat under the new nuclear policy. Now, this is of course just advice. This is some possibility that India can look into it in light of the recent crisis in Pakistan. With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.